हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? सब बढ़िया। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। स्टार्ट करें। थोड़ा सा तो कम से कम एनर्जी लेकर आओ। पढ़ने जा रहे हो, एनर्जी ट्रांसफर है ना। क्या है आज का टॉपिक हमारा? वेव्स। बात करने वाले हैं किस चीज की? वेव्स की। और वेव होता क्या है? आराम से यहां पे कंसंट्रेट करते हैं। वेव्स क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे? एग्जैक्टली तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पे किसके बारे में? ऐसे डिस्टरबेंस के बारे में जो कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक क्या करने के काम आता है? एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करने के काम आता है ना। तो हम आज एक ऐसे डिस्टरबेंस की बात करेंगे जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को और मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा। क्लियर है? तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स में आपको बताता चलता हूं आज क्या क्या टॉपिक्स हम लोग लेने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है ये होगा इक्वेशन ऑफ वेव, जहां पे हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। और फिर जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। देन सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे यहां पे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो हमारा जो ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, हमारे सिलेबस में जो बेसिकली ये दोनों वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव में हम लोग स्ट्रिंग वेव को पढ़ते हैं और हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव्स को पढ़ते हैं। तो हम इन दोनों वेव्स के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। देन वी विल मूव फॉर द सुपरपोजिशन पार्ट, जहां पे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को डील करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा स्टैंडिंग वेव्स का पार्ट। जब हम सुपरपोजिशन पढ़ेंगे तो सुपरपोजिशन के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है हमारा इंटरफेरेंस, दूसरा होता है हमारा स्टैंडिंग वेव, और थर्ड है हमारा बीट्स, जो हमारे सिलेबस में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन ही होंगे, एक फोर्थ भी होता है जिसे आप लेसेजियस फिगर के नाम से जानते हो। नहीं पढ़ना है हमें तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लास्टली फिर हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट और बीट्स के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो करते हुए आज की क्लास को रैप अप करेंगे। ठीक है। तो ये पांच चीजें आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट किया जाए। चलो फिर, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। ऐसे तो यहां इक्वेशन ऑफ वेव लिखा है, बट मैं एक छोटा सा पॉइंट इससे पहले आपको बस बता देना चाहूंगा। ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव में जाने से पहले मैंने जैसा कि आपको बोला कि हम लोग वेव्स में जो पढ़ाई करेंगे उसमें हमारा एक मेजर एस्पेक्ट होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का और ट्रांसवर्स वेव का। तो थोड़ा बहुत मैं इन दोनों के बारे में भी आपको आइडिया देना शुरू करता हूं। ठीक है। तो इन दोनों को भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ वेव बताने से पहले कि हमारा जो पहला टाइप है वेव का, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ओके। फर्स्ट क्या है हमारा? ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। सेकेंड है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। तो ये दोनों नाम आपके सामने मैंने लिख दिए हैं बेटा। अब 2 मिनट के लिए आपका कंसंट्रेशन यहां पे चाहिए होगा। देखो, जब कभी भी हम लोग आ जाने देते हैं, थोड़ा जल्दी आना है। ठीक है। चलो जल्दी से बैठ जाओ। हाँ, आ जाते हैं वापस। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडनल वेव की। 2 मिनट के लिए सुनना, पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करता है। देखो, जब कभी भी वेव की बात होगी ना, तो वहां पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना होगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पे होगा हमारा पार्टिकल, और दूसरा होगा हमारा वेव। अगर हम किसी भी वेव की बात करते हैं, मान लो यहाँ पे एक रोप को मैंने बांध दिया है और रोप में मैं एक पल्स क्रिएट कर रहा हूं, तो पल्स के साथ हो क्या रहा है? आप सोचो, वो जो रोप है वो तो बिल्कुल फिक्स्ड है ना, उसके तो पॉइंट्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस तो नहीं हो रहे ना।
नहीं हो रहा है ना, एक जगह से उठ के यहां तो नहीं चले आ रहे, वो एनर्जी को और मोमेंटम को ट्रांसफर करने के काम आ रहे हैं बस। उस क्रम में हो क्या रहा है, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, और वेव जो है हमारा वो उसके कारण आगे की ओर क्या हो रहा है, प्रोपगेट कर रहा है। एनर्जी और हमारा मोमेंटम जो है वो आगे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अग्री करते हो सभी? मींस दो चीजें जाननी जरूरी होंगी, एक जानना जरूरी होगा पार्टिकल, दूसरा जानना जरूरी होगा वेव। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव की जब हम बात करते हैं तो हमारे पार्टिकल का ऑसिलेशन और हमारे वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन दोनों जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं। आप सोच के देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल जो अभी ले रहा था उसी के बारे में बात कर लेता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे इसे फिक्स कर रखा है और एक छोटा सा वेव पल्स यहाँ पे जनरेट किया, तो वेव पल्स के साथ क्या होगा, वेव पल्स धीरे धीरे आगे जाएगा ना, हाँ या ना? वेव पल्स धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। यहां पे पार्टिकल का ऑसिलेशन हमें दिखाई देगा ऊपर और नीचे की तरफ देगा, और वेव जो है वो आगे की ओर प्रोपगेट करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग वाई एक्सिस, है ना? यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे केस में जो आप वेव पढ़ोगे उसे आप क्या कहोगे, ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानोगे। क्या ये पॉइंट याद रहेगा आप सभी को? तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिख दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लेते हैं। यह हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। इज दिस पॉइंट इज ओके टू एवरीवन? क्लियर है क्या ये? कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें बच्चों? नहीं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अभी मैं बोल रहा हूं आप तक पहुंच रहा है ना? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। चलो इन आर्टिफिशियल मीडिया की बात नहीं करते हैं, मैं इसके बिना भी बोलूं तो आप तक आवाज आती है ना? आती है या नहीं? आप बोलते हो आपके किसी फ्रेंड के पास आवाज पहुंचती है ना? कैसे पहुंचती है? आप जो बोलते हो उसमें आप अपने माउथ से, अपने वोकल कॉर्ड से क्या करते हो, एक वेव जनरेट करते हो, आप एक प्रेशर का डिफरेंस जनरेट करते हो ना? वो प्रेशर का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मौजूद जितना भी मॉलिक्यूल है हमारा, इस जगह पे जो मीडिया मौजूद है उस मीडिया के हेल्प से क्या होता है, सामने वाले दूसरे पर्सन के कानों तक पहुंचता है, वहां पे ईयर ड्रम तक पहुंचता है और वो उसे आसानी से रिसीव कर पाता है। यस और नो? पूरा प्रोसेस है ना? तो यहाँ पे जब वेव का प्रोपगेशन होता है तो हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो साउंड बोल रहे हैं जिसे हम एक्चुअली में प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना? हम एक प्रेशर के चेंजेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ मौजूद मीडिया में पार्टिकल्स को ऑसिलेट करा रहा है। किस डायरेक्शन में करा रहा है? जिस डायरेक्शन में वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूं, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ओ सॉरी, अगर मैं यूं दिखाना चाहूं, मान लो एक छोटा सा पाइप, मैंने पाइप के तरह का शेप का दिखा दिया है आपको, मैं यहां दिखाना चाहूं तो मैं यही बोलूंगा ना कि एक जगह पे क्या हुआ होगा, मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ गए होंगे, फिर क्या हुआ होगा, एक जगह मीडियम के पार्टिकल्स दूर चले गए होंगे, फिर ये आपस में क्लोज आ गए हैं, फिर अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया है, ये एक दूसरे से दूर चले गए हैं। तो जब ये पास हैं, ऐसे प्रोसेस को आप कंप्रेशन कहते हो। क्या कहते हो आप? कंप्रेशन। दूसरा जो पार्ट है इसे आप क्या कहते हो? इट इज बेसिकली रेयर फैक्शन। तो कंप्रेशन रेयर फैक्शन के थ्रू हमारा वेव जो है वो आगे की ओर प्रोपगेट करता है। यहाँ पे ये वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है और मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो भी अलोंग द सेम लाइन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल आप क्या बोलोगे? दिस इज डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। ये हमारे डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अग्री करते हो सभी? यहां तक अग्री करते हो? ओके, तो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इतना अगर हमने समझ लिया है तो आगे की बातें अब समझनी हमारे लिए इजी हो गई। मैं
ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की बात की मैंने, यहां मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में मैंने किसके बारे में बात की? दूसरी जगह पे मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात की, और यहां क्या बोला कि हम प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां जो इक्वेशन होगा ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा, यहां जो इक्वेशन होगा ये किसका होगा? प्रेशर का इक्वेशन होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, सुनना और समझना। मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं इक्वेशन में, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, चलो माइनस लिख देते हैं अभी, माइनस के एक्स प्लस फाइव। हमारा वेव का जो इक्वेशन होना है वो कुछ ऐसा इक्वेशन यहाँ पे यूज होना है, जिसे हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के नाम से जानते हैं। अगर हम यहीं पे दूसरे साइड लॉन्गिट्यूडनल वेव के साइड चले जाएं और इसके इक्वेशन की बात करें, यहां हम लिखते हैं बेटा P इज इक्वल टू पी नॉट, एक्चुअल में ये डेल्टा P है, ये डेल्टा P नॉट है, साथ में आप लिखोगे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आप एक चीज देख रहे हो, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा और यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन लिखा, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक साइन में लिखा है, दूसरा कॉस में लिखा है। ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है बेटा, ये इंटेंशनली लिखा हुआ है कि अगर ये इक्वेशन साइन में है तो इसे क्या होना पड़ेगा? कॉस में। अगर ये कॉस में है तो इसे क्या होना पड़ेगा? साइन में। रीजन के पीछे आते हैं। हमने थोड़ा बहुत बल्क मॉडुलस इन सब के बारे में पढ़ा है ना? हम जानते हैं हमारा बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा। बी की वैल्यू की बात करें तो हम क्या लिखते हैं? इट इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी, ऐसा ही लिखते हो ना? यहां से अगर आप डेल्टा पी को लिखना चाहो तो डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ बी इंटू डेल्टा वी बाई वी लिख सकते हो, हाँ या ना? मैं यहाँ पे अगर एक छोटे से पोर्शन की बात करूं, इस लेंथ को अगर मैं यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट करूं और यहाँ जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा ना, उसके डिस्प्लेसमेंट को मैं वाई से रिप्रेजेंट करूं, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या उस वाई से रिलेटेड होगा? मैं बोल रहा हूं ये पूरा कॉलम है बेटा एक्स लेंथ का, यहाँ पे ये जो मेरे हाथ का ये वाला पोर्शन है ना, ये वाई से ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है? तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इंटू ये लेंथ, और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इंटू ये वाली लेंथ। एम आई करेक्ट और नॉट? होगा ऐसा? तो यहाँ पे y से मैंने क्या बोला? ऑसिलेशन हो रहा है, और x से मैंने क्या बोला? पूरा का पूरा कॉलम है ना? तो मैं यहाँ पे जो डेल्टा v बाई वी लिख रहा हूं, यहाँ पे एरिया तो दोनों में आने वाला है। मैं अगर एरिया को हटा दूं तो बाकी को यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एक्चुअल में बन जाता है बेटा माइनस ऑफ बी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। और आप यहाँ पे देख लो अब आसानी से, आप अगर इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलना है आपको? यहां से क्या मिलेगा? कॉस, और मैं इसे एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो टी को तो कांस्टेंट लूंगा ना। अगर एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करता तो माइनस के भी बाहर आता, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और ये माइनस के भी बाहर आएगा ना? तो ये बन क्या जाएगा? माइनस ऑफ ए के कॉस ओमेगा टी बनेगा ना? बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये बी ए के बन गया, और साइन के जगह क्या बन गया था? कॉस। तो यहां से आप याद रखोगे नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डेल्टा पी नॉट होता है इसको आप और कुछ नहीं कहते, ये क्या होता है हमारा? बी ए इंटू के बराबर होता है। यहाँ पे के आपका प्रोपगेशन फैक्टर, अभी नाम भी बता देता हूं मैं सब, है ना? ए हमारा एम्पलीट्यूड है और बी क्या है हमारा? बल्क मॉडुलस है। इज इट ओके? तो रिलेटेड है दोनों चीजें, बिल्कुल समझ में आई कि अगर हम एक जगह साइन लिए तो दूसरी जगह कॉस क्यों लेना पड़ा? लॉजिक क्लियर है इसका? आगे आते हैं बेटा। इस वर्ल्ड में, इस संसार में अगर कोई भी इक्वेशन वेव का इक्वेशन शो करता है तो उसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है, एंड दैट इक्वेशन इज गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दिया था बेटा, वो इक्वेशन था हमारा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, इसको हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। और आप देख पा रहे होगे ये क्या है? एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? तो संसार में अगर कोई भी इक्वेशन वेव के इक्वेशन को शो करता है तो उसको इसे सेटिस्फाई जरूर करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव की बात करते हो, इसको अगर आप 2 बार x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, 2 बार आप इसको t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, तो आप उसे रीअरेंज करने के बाद यही इक्वेशन पाओगे जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इज दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन? ठीक है क्या? मैं यहां से आपको आगे की ओर लेकर चलूं? बच्चों अग्री करते हो? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं यहां से। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड कर देना चाहूंगा। मैं ये जो जितनी भी क्वांटिटीज यहां मैंने लिखी है ना, इन सबके नाम आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि सिर्फ इतने टर्म्स को आप जानते हो ना, तो भी चांसेस बनता है कि आप नीट में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना? क्योंकि अगर इक्वेशन पता है तो बाकी चीजें हमारे लिए अपने आप क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, यहां पे y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। y से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को। a क्या है बेटा हमारे पास? इट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड। तो यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। मैं अगर यहां पे ओमेगा की बात करूं, ओमेगा को हम लोग यहां पे कहते हैं बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है हमारा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमारे पास 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। ठीक है? के को आप क्या नाम देते हो? इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन फैक्टर। क्या कहलाता है ये? प्रोपगेशन फैक्टर, या आप इसे एंगुलर वेव नंबर भी कहते हो। वेव नंबर क्या होता है बेटा? 1 मीटर में जितना वेव ऑक्यूपाई होगा उसे आप बोलोगे वेव नंबर। तो 2 पाई लेंथ में जितना वेव ऑक्यूपाई होगा उसे आप क्या कहोगे? एंगुलर वेव नंबर। वही हमने यहां पे लिखा है। देन फाई इज व्हाट? फाई इज इनिशियल फेज एंगल। ये क्या है हमारे पास? हमारा इनिशियल फेज एंगल है। तो इतनी बातें हमें दिमाग में सेट करनी है, याद रह सकती है ये बातें हमें। तो हमेशा ये याद रखना, ये टर्म्स अगर आपको क्लियर हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही हंसते खेलते हुए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? क्लियर सभी को? कुछ तो बोल दो। बहुत बढ़िया। तो आगे यहां से चलते हैं बेटा। ये देखो, इसको बोलते हैं गागर में सागर भरना। हमने ये बहुत बड़ी समरी एक जगह पे लिख ली है। तो यहां जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, एक भी पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आया है, नहीं क्लियर है, तो आप आगे परेशान हो गए। तो आप मुझे बता दो कहीं पे कोई क्लियरिटी में दिक्कत हो तो। कौन सा बेटा? समअप। इतनी देर से समअप ही कर रहे थे बेटा, है ना? टाइम पे आया करो प्लीज, है ना? ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट ऐसे लेट आएंगे, क्रैश कोर्स है बेटा, आप समझते हो समय मिनट मिनट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और ये आदतन है, अगर रोज होता है तो और दिक्कत है। ठीक है? हम यहाँ बात कर रहे थे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का ऑसिलेशन, वेव का ऑसिलेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वेव का प्रोपगेशन एक्चुअली। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल में बात करें तो वहां पे ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें, इसका इक्वेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल के केस में ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। और प्रेशर से मैंने निकाल कर दिखाया कि किस तरीके से आप प्रेशर को BA के यहाँ पे लिख सकते हो, है ना? ये हमारा कहां से निकल कर आया है? इलास्टिसिटी में जो हमने पढ़ा था, हमने बल्क मॉडुलस पढ़ा था। हम बल्क मॉडुलस से इस बात को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर हमने साइन फॉर्म में लिखा है ट्रांसवर्स वेव के केस में, तो वैसा ही इक्वेशन अगर आप डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या करते हो, प्रेशर के टर्म्स में लॉन्गिट्यूडनल में लिखना चाहते हो, तो क्या होगा? कॉस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है? अब क्लियर है? हाँ बेटा, वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी से आई है। क्या ये इक्वेशन? ये इक्वेशन तो यहां से निकल कर आई है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है ना? तो ये इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ये इक्वेशन तो अभी हमने यहाँ लिख दिया ना बेटा, B del y by del x। लगा के देखोगे एक बार में ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे आते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे सामने सवाल ही दिखाई देगा। सवालों में आने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको ऐड करा दूं, है ना? अगर मान लो मुझे कहीं पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस bt।
है ना? कोई इस तरीके का इक्वेशन मुझे दिया हुआ है। आप जब भी वेव की बात करोगे ना, तो आपके पास हमेशा दो पॉइंट्स होंगे, एक होगा वेव का पोजीशन और दूसरा होगा टाइम। रीजन जानते हो क्या है? मैंने एक वेव पल्स जनरेट किया, तो यहां से यहां तक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना। मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप मुझसे पूछोगे ना सर किसका डिस्प्लेसमेंट, कौन से पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, पूछोगे या नहीं पूछोगे? पूछोगे। तो फिर मैं जब आपको लोकेशन बताऊंगा कि बेटा ऐसा है कि आप x इक्वल टू 2 मीटर पे जो पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, तो आप दूसरा सवाल मुझसे पूछोगे सर किस टाइम पे निकाल के बताएं, है ना? तो जब कभी भी हम वेव के इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली किसकी? पहली पोजीशन की, वेव का पोजीशन क्या है, और दूसरा हम किस टाइम पे बात कर रहे हैं। इसलिए ये इक्वेशन हमेशा ax प्लस बीटी के फॉर्म में होगा, ठीक है ना? अब अगर ये x प्लस बीटी के फॉर्म में है, जहां पे x भी है और t भी है, इन दोनों के टर्म्स में ये अगर वैल्यू जो है ये चेंज हो रही है, तो हमें कुछ खास बातें ध्यान रखनी होगी, जिनमें से पहला पॉइंट है, अगर कोई हमसे यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव पूछता है, हमसे अगर कोई स्पीड ऑफ क्या पूछ रहा है, वेव पूछता है, तो हम यहां पे बोलेंगे इट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां नीचे आप क्या लिख रहे हो बेटा, इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पे ये वैल्यू क्या है, b बाई ए के बराबर है क्या? तो मैं यहां लिखूंगा दिस वैल्यू इज इक्वल टू b बाई ए। And a very important thing is, if b by a is greater than 0 and if b by a is less than 0, ये दोनों के दोनों एक बहुत खास बात को रिप्रेजेंट करती है। अगर b by a ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है? वेव विल प्रोपगेट, नहीं बेटा, इन नेगेटिव x डायरेक्शन। कहा जा रहा है? नेगेटिव x में, अगर हम x की बात कर रहे हैं यहां पे तो। और अगर हमारा ये लेस देन 0 है, तो मैं बोलूंगा वेव विल प्रोपगेट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्या ये पॉइंट्स आपको अब क्लियर हो गए बेटा? दोनों बातें क्लियर हैं? प्लीज बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। क्या ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हैं? आगे के पॉइंट पे आते हैं। मैंने अभी जस्ट क्या लिखा था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, कुछ ऐसा ही लिखा था ना? अब आप यहां से देखकर बताओ t का कोफिशिएंट क्या है? t का कोफिशिएंट क्या है? ओमेगा। x का कोफिशिएंट क्या है? k। तो आप अगर यहां से वेलोसिटी ऑफ वेव लिखना चाहते तो क्या लिखते? इट इज ओमेगा बाई के। ओमेगा को क्या आप 2 पाई बाई टी लिख सकते हो? के क्या आपके पास 2 पाई बाई लैम्डा है? आप बताओ, क्या आपके पास एक और फॉर्मूला नहीं आ गया? इट इज लैम्डा बाई टी। और आप चाहो तो इसको लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो क्या? हाँ या ना? तो ये जो सारे फॉर्मूले आए हैं, ये कहां से आए हैं? ये इस बेसिक इक्वेशन से आए हैं जो आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है? तो आप कभी कहीं पे देख लो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4t का होल स्क्वायर। आपसे पूछा गया फाइंड वेव वेलोसिटी, आप कैसे निकालोगे? देखकर घबरा जाओगे क्या? 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4t का होल स्क्वायर, ऐसा मुझे दे दिया गया है, कोई साइन कॉस नहीं है, मुझे ये इक्वेशन दे दिया गया। मैंने तो बोला ना कि सिर्फ यही इक्वेशन नहीं है हमारा साइन कॉस वाला ही, वही वेव का इक्वेशन नहीं है, और भी इक्वेशन हो सकते हैं। लेकिन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं, तो वो साइन कॉस में लिखा होगा। बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? मैक्सवेल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये बोल दिया है कि ये इक्वेशन है हमारा, मतलब ये वेव का इक्वेशन है, और अगर ये वेव का इक्वेशन है तो यहाँ वेलोसिटी क्या होनी है बताओ? सोचना पड़ गया, बहुत ही पिटाई खाने वाले हो सबके सब। अभी सिखाया ना, कोफिशिएंट ऑफ टी 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2, 4/2, आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन भी रहेगा ना, तो -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है? कि वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। डन है बिल्कुल? हाँ ना बोल दो। क्लियर है सभी को? याद रखना है, अगली बार से भूलना नहीं है, भूलना मना है,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ाऊं आगे बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है हमारे सामने, अब धड़ाधड़ सवालों की तरफ चले आते हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट पॉइंट से, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है, y का एक इक्वेशन हमें दे दिया गया है। हमसे बोला गया है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन से सत्य वचन है और कौन से असत्य वचन है, ये ढूंढ के बताने हैं हमें। यही है ना? हाँ या ना? यही है। अब आप बताओ इनमें से कौन कौन सा सत्य वचन है, जल्दी जल्दी। पहला सही है क्या? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है या नहीं जा रहा है? एक बात तो सही हो गई। दूसरे पे आते हैं, ओमेगा यहाँ पे 10 ओमेगा, ये तो के है ना बेटा, ओमेगा क्या मेरे पास 2 पाई है, ओमेगा 2 पाई है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गया, मतलब ये भी सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लैम्डा की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास अगर 10 पाई दिया हुआ है तो 2 पाई बाई लैम्डा 10 पाई हो गया हमारे पास, तो लैम्डा की वैल्यू क्या 2 पाई बाई 10 लैम्डा 10 पाई हो गई, दैट इज 1/5 0.2। ये तो ये भी सही दिख रहा है, क्यों? ये तो सबके सब सही हो गए बेटा। यहाँ डी चॉइस क्यों दे दिया गया फिर, है ना? गलत दे दिया गया ना? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आंसर जो है कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई नहीं, चेक किया अभी हमने देखा कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, टी जो है वो 2 पाई के साथ है, मतलब ओमेगा मेरा 2 पाई है, मतलब एफ कितना है 1 हर्ट्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे के की बात करें तो वो 10 लैम्डा है, मींस यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/5 मीटर है, मतलब 0.2 है। ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। बाकी चॉइसेस भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया बेटा, एम्पलीट्यूड सही है, वेवलेंथ सही है, इन्होंने बोल दिया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये इनकरेक्ट हो गया, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, यहां भी इन्होंने बोला नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इनकरेक्ट हो गया। अब मैं लास्ट वाले की बात करता हूं। लास्ट वाले में इन्होंने बोल दिया बेटा फ्रीक्वेंसी इज पाई हर्ट्ज, पाई हर्ट्ज गलत हो गया ना? गलत है या नहीं है? तो ये भी गलत हो गया, मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। तो हम लोग यहाँ पे ए ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलो फिर, तो अब इसके ऊपर मैं और कोई सवाल नहीं ले रहा, आएगा भी तो मैं स्किप करने वाला हूं, ठीक है? मैं आता हूं अब सीधे सीधे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ खास बातें मुझे आपको सिखानी है, जल्दी से यहीं पे सीख लेते हैं। हमने अभी बात किसकी वेलोसिटी की? वेव की वेलोसिटी। हम पार्टिकल की वेलोसिटी की भी तो बात कर सकते हैं, हाँ या ना? पार्टिकल की भी तो वेलोसिटी होगी ना? तो अगर मुझे किसी ने इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, किसी ने ऐसा इक्वेशन दे दिया है, तो मैं अगर चाहूं तो क्या यहां से आसानी से पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए भी काम कर सकता हूं क्या? तो बोलेंगे हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते। हम यहां लिख सकते हैं v पार्टिकल इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। कोई समस्या है क्या ऐसा लिखने में? है क्या? आप बोलोगे सर सिर्फ टी के टर्म्स में क्यों डिफरेंशिएट किया? आप बताओ, मेरा सवाल एक छोटा सा है, पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी एक खास पार्टिकल की ही बात कर रहे होंगे ना? तो जब खास पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो क्या फिक्स कर दिया? उसका एक्स फिक्स किया कि नहीं किया? एक्स फिक्स किया ना, तो एक्स फिक्स कर ही दिया, तो फिर एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने की नीड है क्या? नहीं है ना? हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके टर्म्स में? टी के टर्म्स में। डन है? अब यहीं पे एक और पॉइंट ऐड करने की मेरी इच्छा हो रही है। मैं यहाँ पे अगर आपको डेल वाई बाई डेल एक्स निकालने को बोलूं तो आप डेल वाई बाई डेल एक्स क्या लिखोगे बेटा? बोलो जल्दी से। क्या हम इसे माइनस ऑफ ए इंटू के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 लिख सकते थे क्या? आप देखो इन दोनों में कुछ ज्यादा सिमिलरिटी आपको नहीं दिखाई दे रही है। मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास vp डिवाइडेड बाई dy बाई dx, क्या ये अपने आप माइनस ऑफ ओमेगा बाई के के बराबर मिलेगा क्या? और ओमेगा बाई के को कुछ पढ़ा है क्या? अभी हमने क्या पढ़ा है ओमेगा बाई के बारे में? क्या होता है ये? वेलोसिटी ऑफ वेव। मींस हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा ये किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाई
द स्लोप ऑफ द वेव के बराबर होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? क्या मैं इस dy बाई dx को स्लोप कह सकता हूं? स्लोप कह सकता हूं ना? किसी भी उस पॉइंट पे अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है तो उस टेंजेंट का स्लोप होने वाला था। क्या मैं इसे स्लोप कह सकता हूं? तो स्लोप मुझे पता है, वेलोसिटी ऑफ वेव पता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पता है, तो हम आपस में इसे रिलेट भी कर सकते हैं। डन है? तो ये रिलेशन बहुत प्यारा है बेटा। इस क्वेश्चन से ऐसे इसका लेना देना था नहीं, गलत जगह पे आ गया, बट कोई बात नहीं। हमने जो सीखा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने दिमाग में जरूर सेट कर लेना, ठीक है? मैं इसे साइड भी अभी कर नहीं सकता, तो कोई बात नहीं है। मैं क्या करता हूं बेटा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे काफी है, इतना स्पेस, इतने स्पेस में ये सॉल्व हो जाएगा, यहां पे इसे सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान से देख लेते हैं। A point performs simple harmonic oscillation of period t. The equation of motion is given by x is equal to a sin omega t plus pi by 6. After elapse of what fraction of time period the velocity of point will be equal to half of the maximum velocity. क्या बोला गया बेटा? कितने समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अब आप बताओ, क्या अब ये सवाल आपके लिए मुश्किल है? देखो, ये सवाल मैंने बोला इससे जुड़ा हुआ नहीं है, मुझे वेलोसिटी दिख गया तो ये रिलेशन मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, मैं इसीलिए ये छोटा सा बॉक्स बना के इसे बता रहा हूं। अब जल्दी से बताओ, क्या ये सवाल कल हमने पढ़ा है? कितने बच्चे कल नहीं आए थे? पहले हाथ खड़ा करो तो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपके लिए ये नई चीज हो सकती है, आप हाथ नीचे कर लो। बाकी बच्चों को मैंने बताया था कल, 0 से a/2 जाने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? t/, और a/2 से a जाने में कितना समय लगता है? t/6 लगता है। तो जब पार्टिकल 0 पे है उस समय क्या उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है? मैक्सिमम से जब वो a/2 तक पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हाफ हो गई होगी, हुई होगी। कितना टाइम लगा है इसमें? कितना लगा है? t/12। और अगर हम मैक्सिमम हाफ से फिर 0 तक पहुंचना चाहते हैं तो 0 तक जाने में कितना समय लगा है? t/6 के बराबर कह सकते हो ये। तो मैक्सिमम से हाफ तक जाने में t/12 टाइम, मैक्सिमम हाफ से 0 तक जाने में कितना टाइम? t/6 टाइम। याद कर रखा है हमने। क्या आप इसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर लोगे? आप मुझे बताओ, क्या बोला गया है, कहां से कहां पहुंचाना है आपको? आपको बताना है कि ये इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी देर में पहुंचेगा, यही बताना है ना हमें। हमें कितना टाइम डायरेक्टली कोट कर देना चाहिए? t/12। क्या मुश्किल सवाल है बच्चों? जल्दी बोलो। नहीं, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इस इक्वेशन की बात करने की यहाँ पे अगर जरूरत पड़ती भी है तो हम कर सकते हैं। क्या करोगे आप? यहाँ पे ये समझने के लिए इसे यूज करोगे कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, तो v क्या होगा हमारे पास? a मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा cos ओमेगा t प्लस pi/6 होगा। अब मुझे बताना है हाफ होने में कितना समय लगा। तो हाफ होने में जो समय लगा होगा उस समय cos की वैल्यू मुझे 1/2 मिल रही होगी। अब ये 1/2 जो मिलेगी कैसे आएगा? cos की वैल्यू 1/2 कब आती है? जब एंगल 60 डिग्री होता है, मींस pi/3 होता है। तो मैं यहां बोलता pi/3 इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस pi/6। सो ओमेगा t इज इक्वल टू pi/6। ओमेगा इज 2π/कैपिटल T इंटू स्मॉल t। पाई से पाई कैंसिल हो गया, t की वैल्यू क्या आ गई? t/12। टफ था? नहीं। तो आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट से समझना चाहो तो उससे भी आ जाएगा। क्या आधा ही बोला गया है ना बेटा? ये हमने नहीं लिया है, ये क्वेश्चन वालों ने दे रखा है हमें, ठीक है ना? चलो फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहां पे फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने का है, उसके बारे में बात करते हैं। हमने फिर से प्रीवियस लेक्चर में सुपरपोजिशन की बात की थी, तो मैंने क्या सिखाया था कि पहला काम क्या करना है बेटा? इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट करना है? साइन फॉर्म में। किस में? सेम नहीं, साइन फॉर्म में। किस में चेंज करना है? साइन फॉर्म में। साइन फॉर्म में चेंज करने के बाद आप क्या करोगे?
डेल्टा फाई निकाल सकते हो, फाई वन माइनस फाई टू निकाल सकते हो ना। जैसे कल साइन और कॉस का इक्वेशन था तो पाई बाई टू आ गया था, आया था। यहां पे देखते हैं हम लोग ध्यान से, यहां पे साइन है मेरे पास, क्या पहला इक्वेशन, कोई चेंज की नीड नहीं, ए साइन, आगे क्या लिखोगे, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57। जानते हो ये जो क्वांटिटी दी गई है ना, बहुत मजेदार क्वांटिटी दी गई है। जानते हो क्यों है मजेदार? 3.14 तो हम लोग सब लोग सुने ही है ना, कुछ उससे मिलता जुलता लाने की कोशिश की गई है ना। मतलब आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि ये पॉइंट में वैल्यू देने का मतलब है हम पाई को क्या लिख रहे हैं, 3.14 लिख रहे हैं, और उसके बाद हम इसे यहां पे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। y2 की वैल्यू हमें मेंशन्ड है। y2 क्या है हमारे पास? y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप बताओ मुझे, मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूं तो क्या a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई टू लिख सकता हूं? और पाई मतलब हुआ 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.57, कह सकते हो। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 3.14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.57। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो बच्चों। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1.57 माइनस 0.57, आंसर क्या आ गया, 1 रेडियन इज आर करेक्ट आंसर। टफ है, कुछ तो बोल दो। बहुत बढ़िया। तो अगर हमें ये समझ आ गया बेटा, तो एक छोटा सा पॉइंट मैं यहां ऐड कर दूं, आप यहां पे उसे याद रखना। इट इज पॉइंट टू रिमेंबर। इस चैप्टर में ये जो डेल्टा फाई क्वांटिटी है ना, ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। इसे हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम लोग टाइम डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं, जो हमने एसएचएम में सीखा था। दैट इज ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। एक फॉर्मूला हम सीख चुके हैं ना। दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर में आता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। यहां पे डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, ये हमारा पाथ डिफरेंस है, और डेल्टा फाई क्या है हमारे पास, ये हमारा फेज डिफरेंस है। तो ये रिलेशन याद रखना, ये और कुछ नहीं, k इंटू डेल्टा एक्स है। एक आपने क्या लिखा, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। दूसरी क्वांटिटी के लिए क्या लिखा आपने, k मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। याद रहेगा दोनों? याद करने का रिलेशन भी समझ आ गया। इस इक्वेशन से आया है, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, k इंटू डेल्टा एक्स। डन है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं यहां से। इसका कौन सा आंसर हो गया, ए। यहां से आते हैं बेटा, अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना। और ट्रांसवर्स वेव की जब कभी भी मैं बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रिंग, है ना। मैं किसकी बात करूंगा, स्ट्रिंग की बात करूंगा। तो यहां पे मान लो मेरे पास जो है ना, एक रोप गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है ना, इस तरीके से। हमने इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक वेव जनरेट कर दिया है, इस तरीके से हमने एक वेव पल्स जनरेट कर दिया है। ठीक है। ये जो रोप है, इसका मास मुझे दिया गया है m, और इसकी लेंथ मुझे दी गई है l के बराबर। ठीक है ना, ये मुझे दिया गया है। एक वेव पल्स हमने बॉटम से यहां पे जनरेट किया। हमसे पूछा जाता है कि इस वेव पल्स की वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा सवाल हमसे पूछा जाता है कि ये वेव पल्स बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर में चला जाएगा। और तीसरा हमसे पूछा जाता है बेटा कि अगर हम ऐसे वेव पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस वेव पल्स को इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से, ये बोल दिया क्या टाइम वाला मैंने, हाँ, थर्ड पॉइंट पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। जब ये वेव पल्स मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट कितने से कर रहा होगा। ये तीन बहुत ही वाइटल क्वेश्चंस हैं जो कि यहां से आते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू रूट अंडर t डिवाइडेड बाई म्यू होता है। जहां पे t से आप टेंशन को रिप्रेजेंट करते हो, और म्यू से आप किसे रिप्रेजेंट करते हो, इट इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है हमारा, वो जो भी आपने अरेंजमेंट लिया है, वो स्ट्रिंग हो या आपका रोप हो, उसका क्या है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। क्लियर है ये पॉइंट?
से यस और नो। देखो प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, तो प्रूफ तो मैं नहीं कराऊंगा ना, प्रूफ नहीं है ये। आपको ये याद रखना होगा कि v का ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या फॉर्मूला होता है, रूट p डिवाइडेड बाय रूट t डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल होता है। याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब यूज करते हैं यहाँ पे यूज करके देखते हैं। अब मान लो ये रोप मुझे गिवन है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा क्या, नहीं होगा ना। तो मैं मान लेता हूं बॉटम से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पे dx कंसीडर कर लिया है। अब ये जो dx लेंथ है, क्या उसके मास को हम dm लिख सकते हैं, और dm क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल लेंथ, यही लिखोगे ना। यूनिटरी मेथड ही लगाते हो ना। आप क्या बोलते हो, L लेंथ के लिए m मास है तो यूनिट लेंथ के लिए m बाई एल होगा, तो dx लेंथ के लिए क्या होगा, m बाई एल इंटू dx होगा। उसी को ऐसे लिख दिया है हमने। क्या इसी को अभी आपने एक टर्म दिया है, इसी को एक नाम दिया है क्या, मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या मैं इसे यहाँ पे म्यू भी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, से यस और नो, नहीं ना। क्या हो गया बच्चों, एनर्जी डाउन क्यों हो गई तुरंत। प्लीज कंसंट्रेट करो और पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना बहुत तेजी से निकलेंगी आपके सामने से। आप अगर सुने हुए रहोगे मतलब एक्टिव मोड में, तो वो फिर यहाँ पे छपेगा, और नहीं तो फिर वो एक कान से जाएगा दूसरे से क्या होगा, निकल जाएगा। तो प्लीज आंसर करो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं इसके मास को dm को म्यू इंटू dx लिखता हूं, कोई परेशानी है नहीं। आगे आते हैं, मुझे इसकी क्या लिखनी है बेटा, टेंशन। मैंने आपको क्या सिखाया है बेटा टेंशन लिखने के लिए, टेंशन लिखने समय आपको मैंने क्या सिखाया है, बोला है ना कि हैंग्ड मास जो होता है वही हमारे टेंशन में अपना रोल प्ले करता है ना। यहां पे अगर मैं हैंग्ड मास की बात करूं तो कितना मास इस पॉइंट से हैंग कर रहा है नीचे की तरफ, क्या ये पूरा का पूरा मास हैंग कर रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, अगर मुझे पहला टर्म यहां पे डिफाइन करना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं लिखूंगा रूट अंडर टी डिवाइडेड बाई म्यू। टी के जगह पे मैं लिखूंगा हैंग्ड मास इंटू जी, मास मल्टीप्लाइड बाई जी, और इसको म्यू से डिवाइड कर दूंगा। क्या हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे हैंग्ड मास कितना है हमारा, अगर मैं वो निकालना चाहूं, नहीं बेटा डीएम ही नहीं है ना, मैं यहां पे अगर एम हैंग्ड लिखना चाहूं तो वो मैं लिख सकता हूं एम बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डीएक्स के जगह पर क्या मुझे एक्स लिखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू अपने आप क्या म्यू इंटू एक्स के बराबर हो जाएगी। से यस और नो, होगी ना। नहीं समझ आया, मैंने बोला बेटा यहां से कितना पार्ट हैंग्ड है, एक्स, तो एक्स का मास होगा कितना, एल लेंथ का मास है m, तो 1 का मास m बाई एल, तो x का मास m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स, वही लिखा है ना। और m बाई एल को क्या टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, म्यू से, इसलिए हमने म्यू लिख दिया। अब आप यहां लगा दो बेटा इसे, म्यू इंटू एक्स इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू से म्यू को कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ गया बच्चों, इट इज इक्वल टू रूट अंडर जी एक्स। टफ है क्या, पहला पार्ट टफ है नहीं। दूसरे पार्ट पे आते हैं बेटा, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। वेलोसिटी आ गई आपके पास। अब हम जानते हैं वेलोसिटी अगर मुझे एक्स के टर्म्स में दी हुई हो तो एक्सेलरेशन आप कैसे लिखते हो, इट इज v dv बाई डी एक्स, यही लिखते हो ना। v के जगह पे आपने क्या लिखा, रूट अंडर जी एक्स, और dv बाई डी एक्स के जगह रूट जी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 रूट एक्स। अग्री करते हो, अग्री करते हो। x से x को क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, एंड वी विल गेट g बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज आर करेक्ट आंसर। क्या ये भी समझ आ रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, g बाई 2, कॉन्स्टेंट है क्या, कॉन्स्टेंट है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू जो आ रही है कैसी है, कॉन्स्टेंट है। थर्ड पार्ट पे आते हैं तुरंत के तुरंत। थर्ड पार्ट पे मैंने क्या बोला, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, यही पूछा ना आपसे अभी, यही पूछा। ऐसे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या अब ये टफ सवाल रहा। आप बताओ आप क्या लिखोगे, L इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हो, कुछ तो बोल दो। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, t इज इक्वल टू
देखो यहाँ मैंने जी गलत लिख दिया बेटा, सॉरी, है ना, g/2 लिखना चाहिए था मुझे। सो इट इज हाफ इंटू g/2 इंटू टी स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू क्या जानी है, t इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाई g का रूट, दैट इज 2√L/g। क्या ये तीनों सवाल आपको आ गए बच्चों? अगर मैं पूछूं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, यहां पे जहां आपने पल्स जनरेट किया है, वहां पे वेव की वेलोसिटी कितनी थी? जहां पे पल्स जनरेट किया, यहां वेव की वेलोसिटी कितनी थी? आंसर है 0, x0। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते क्या हो गई? √GL। कोई दिक्कत है? तो जिस पोजीशन पे वेलोसिटी चाहिए, जिस पोजीशन पे एक्सेलरेशन चाहिए, क्या सब रेडीमेड अवेलेबल है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए। अब देखो इसके ऊपर कुछ सवाल है बच्चों, सवाल सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे देखते गए साथ आंसर चाहिए मुझे। क्या आंसर है जल्दी बताओ? कौन सा? सी। किसी को कंफ्यूजन? क्या फॉर्मूला था? √GX, x की जगह क्या डालना है? L/2। आ गया आंसर। दूसरा सवाल क्या बेटा? ऑप्शन डी सेम कहां है बेटा? 2 बाहर है ना रूट से। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट सवाल बेटा, अगला क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म रोप हैविंग सम मास hangs vertically from the rigid support. A transverse wave pulse is produced at the lower end. The speed of the wave pulse varies with height from the lower end as. कैसे वेरी करेगा मुझे बताना है। v is equal to √GX। क्या GH लिख दूं, कोई दिक्कत है? यहां h की बात की गई है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या ये v² इज इक्वल टू GH हो जाएगा? अब तो बता दो क्या है? पैराबोला है पैराबोला। सिमेट्री किसके अबाउट? याद रखना आगे से अगर कोई ऐसा सवाल पूछे तो, अगर कभी भी किसी ने बोला y² इज इक्वल टू 4ax या किसी ने बोला x² इज इक्वल टू 4ay, आप ये बताओ पहले में क्या था? y नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब सिमेट्री किसके अबाउट? x के अबाउट। x के राइट में या लेफ्ट में -y और +y होंगे, दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। तो जो लीनियर वाला होता है उसके अबाउट क्या होती है? सिमेट्री। यहां पे देखो, यहां किसके अबाउट सिमेट्री? y के अबाउट। तो यहां किसके अबाउट सिमेट्री? किसके अबाउट सिमेट्री? h के अबाउट। कौन सा ग्राफ है बच्चों? मुझे तो a दिखाई दे रहा है। और जानते हो अच्छी बात क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी तो ऊपर की ओर है, नीचे तो जाने की नीड भी नहीं थी ना, तो ये तो ऊपर ही बनता ना। अदरवाइज पैराबोला तो यूं बनना चाहिए था। पूरा क्यों नहीं बनाया? इससे नहीं बनाया कि नीचे जाएगा नहीं, जा रहा है ऊपर, तो पॉजिटिव ले लिया है, काम खत्म है। डन है। तो कौन सा आंसर आ गया बच्चों? ए की तरफ हम लोग चले जाएंगे। बढ़ जाओ आगे। तो देखो कितना अच्छा है ना, अगर छोटा छोटा मैथमेटिक्स का ये सब 1-2 ट्रिक हमें पता है तो हम आराम से जो है सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। आते हैं यहां से बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। देखो पहले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव के बारे में एक पॉइंट और बता दूं। जनरली हमसे पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट कहां करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन हर जगह हो जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस हर जगह हो जाता है। लेकिन अगर मैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करूं तो ट्रांसवर्स वेव जब कभी भी प्रोपगेट करेगा वो कहां करेगा? या तो किसी सॉलिड में करेगा, है ना, और नहीं तो लिक्विड के टॉप मोस्ट लेयर पे करेगा, सरफेस पे करेगा, और कहीं पे ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वाटर में जो पल्स जनरेट होता है, सरफेस पे जो जनरेट हुआ वो ट्रांसवर्स वेव हो सकता है, अंदर जो भी पल्स होगा वो क्या होगा आपका? हमेशा वो हमेशा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होगा। ये बात दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव आया, इसका मतलब अब ब्रॉडर एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आ जाएंगे हमारे पास, तीनों की बात करनी पड़ेगी। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला पहले मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं v लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं तो v का फॉर्मूला हम लिखते हैं बेटा इलास्टिक कांस्टेंट। हम क्या लिखते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो। रो इज रिप्रेजेंटिंग डेंसिटी, ठीक है ना। रो से आप किसे रिप्रेजेंट करते हो? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हो।
अब आप मुझे बताते चलो, आपकी मदद मुझे चाहिए। आप बताओ, मैं पहली बात कर रहा हूं यहाँ पे सॉलिड की। सॉलिड में मुझे क्या लिखना चाहिए बच्चों? आप मुझे बताओ। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? पीछे वाले बालकों, सवाल मैं अब आपसे पूछने वाला हूं। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट साइड जो बैठे हो, जल्दी बताओ बालक, बोलो जल्दी, खड़े होते जाओ, बोलते जाओ। सेकंड उसके बगल में बोलो, नहीं पता? अलर्ट रहो। यहां देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? इलास्टिक कांस्टेंट। हमने तीन तरह के इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े थे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? सॉलिड की। और अभी जनरली हम स्ट्रिंग में, इन सब में ही लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी बात करेंगे ना। या मान लो कभी कभी आपने एक कहानी सुनी होगी पहले, मतलब ऐसी कहानी सुनाई जाती थी कि रेलगाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, ये जानने के लिए क्या करते थे? पटरी पे कान लगाते थे, है ना? क्या था वो भी? लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही प्रोपगेशन था ना। तो अगर हम ऐसे किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? उसकी रिजिडिटी होगी ना। और उससे आप एक्सप्लेन करने के लिए क्या यंग्स मॉडुलस को यूज करोगे? तो यहाँ पे हम v के जगह पर, v के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या डालेंगे? यंग्स मॉडुलस। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? रो। रो में कोई चेंज की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास बच्चों यंग्स मॉडुलस। आगे आते हैं हम। इसके बाद जनरली डिस्कशन करते हैं साउंड वेव की, करते हैं ना। और साउंड वेव का प्रोपगेशन जो सबसे प्रॉपर हम मान के चलते हैं कि जो हमें सबसे इजी इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है एयर में। तो मैं बात कर रहा हूं अब एयर की। तो एयर में अगर मुझे ये लिखना होता तो मैं लिखता v इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाई रो। b से किससे रिप्रेजेंट किया है हमने? बल्क मॉडुलस को। बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पे दो थियरीज आती हैं बेटा, प्लीज बोर्ड पे देखो। दो थियरीज आती हैं। पहली थ्योरी क्या है बेटा? पहली थियरी थी न्यूटन के द्वारा दी गई। न्यूटन ने बोला साउंड का प्रोपगेशन जो होता है उसमें कहीं पे टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज आइसोथर्मल, है ना। तो न्यूटन ने क्या बोला? जिनके बिना फिजिक्स पूरी होती ही नहीं है, नहीं होती ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लिख देते हैं यहाँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी? न्यूटन की। और मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या था? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज आइसोथर्मल। एंड इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोपगेशन, आप बताओ बेटा, बल्क मॉडुलस आप जानते हो क्या? क्या होता है? आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे भूलते जाओ। ऐसा वाला कुछ फंडा अपना रहे हो क्या? नहीं ना। तो हमने पढ़ा है बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारा? प्रेशर के बराबर, P के बराबर चेंज इन प्रेशर होता है। और अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करें, इट इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ P, होता है ना। तो न्यूटन ने बोला प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और फॉर्मूला हमें क्या दिया? V इज इक्वल टू रूट अंडर P डिवाइडेड बाई रो, है ना। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? P के बराबर होना चाहिए था, है ना। बट जब इसे वैल्यू कैलकुलेशन किया गया तो वैल्यू बिल्कुल सही नहीं आई। बाद में आए लैपलेस। कौन आए? लैपलेस। तो लैपलेस ने क्या बोला? लैपलेस ने बोला कि हमारा जो साउंड का प्रोपगेशन है, ये प्रोपगेशन कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है, बहुत सडन है, बहुत जल्दी हो जाता है। और इतना सडन प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक होगा, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में लैपलेस ने बोला कि हमारा जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ P होगा। और हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या लिखेंगे? गामा टाइम्स ऑफ P डिवाइडेड बाई रो से रिप्रेजेंट करेंगे। डन है क्या? एंड दिस गामा इज व्हाट? गामा इज एडियाबेटिक कोफिशिएंट। और P बाई रो को आप RT बाई M भी लिख सकते हो। इससे एक और फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, गामा RT डिवाइडेड बाई M। यहाँ पे M आपका मोलर मास है, R आपका गैस कांस्टेंट है, और T उस समय के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन। तो ये था बेटा कहानी किसकी? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव जब मैं बता रहा हूं तो यहां पे एक आध में साउंड वेव की प्रॉपर्टी भी आपको बता देता हूं।
उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो होती है लाउडनेस, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाउडनेस को आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूं, तो लाउडनेस को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट। यहां पे आई नॉट के वैल्यू को आप लिखते हो 10 टू द पावर -12 वॉट। आगे क्या है बेटा? पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअल में बेटा इंटेंसिटी है क्या? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जैसे ही आप एनर्जी पर यूनिट टाइम किए इट इज पावर, और एरिया के लिए क्या लिखा आपने? मीटर स्क्वायर। दैट्स व्हाई इट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। डन है? क्लियर है? तो ये हमारा लाउडनेस का फॉर्मूला है बेटा, बहुत काम आता है। लाउडनेस में यहां जो आई और आई नॉट दिख रहे हैं, आई इज बेसिकली इंटेंसिटी and I naught is a constant quantity which is also representing a constant value of intensity. Got my point? तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम हमेशा लाउडनेस को निकाल पाते हैं। हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि पहले मैं आपसे 10 मीटर की दूरी पे था, आपको लाउडनेस जो सुनाई दी उसको हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मान लो 40 डेसिबल थी, अब वो डिस्टेंस डबल हो गई है, तो वैसे केस में हमारे लाउडनेस में क्या फर्क पड़ा होगा। ठीक है ना? तो हमेशा ये याद रखना, लॉग का ऑपरेशन कौन सा इजी होता है? आपको कोई बोले log a इंटू log b, आप आराम से निकालोगे क्या? उसे दिक्कत आएगी ना। आपको ज्यादा आसान क्या लगेगा? log a माइनस log b, log a प्लस log b होगा ना, क्योंकि log a माइनस log b इज log a बाई b और log a प्लस log b इज log a इंटू b, होता है ना। तो इसलिए लाउडनेस का सवाल जब कभी भी सॉल्व करना तो हमेशा क्या कोशिश करना? हमेशा सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। L1 माइनस L2 इज इक्वल टू डेल्टा L टाइप। समझ गए मेरी बात को? तो जब कभी भी लाउडनेस का सवाल सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में करेंगे, बिकॉज मैथमेटिकल जो ऑपरेशन यहां इन्वॉल्व है लॉग का, उसे हमेशा माइनस में ऑपरेट करना हमारे लिए या प्लस में ऑपरेट करना हमारे लिए इजी होता है। डन है? आगे बढ़ते हैं यहां से, फिर आगे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहां से सीखना शुरू करते हैं। अब ये मुझे बताना है या इसका आंसर निकल जाएगा? जल्दी बोलो भाई। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, और सबसे गड़बड़ बात क्या किया है, इन्होंने हिंट भी दे दिया, मतलब मैंने हिंट भी दे दिया है ना। तो बचा क्या? हिंट दे दिया है तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। ये दिया इसलिए बेटा कि आप एक बार देख लो कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है ना? और ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, इतना सिंपल भी, कोई मुश्किल नहीं होगा, फॉर्मूला याद है तो निकल जाएगा। ठीक है? यहां से शुरू करते हैं बेटा हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव। ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्या है हमारा सुपर पोजिशन ऑफ वेव। हम लोगों के पास मान लो दो सोर्सेज दी हुई हैं, S1 और S2। ये दोनों वेव जनरेट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे जाकर मिली और इनका एक कॉमन वेव जो है वो हमें आगे दिखाई दिया, है ना। कुछ इस तरीके का वेव हमें आगे दिखाई दिया। अगर हम इस फर्स्ट वेव की बात करें, ये क्या है मेरे पास? मान लो y1 इट इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx प्लस phi1। दूसरा वेव है मान लो मेरे पास y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस kx प्लस phi2। तो दोनों मिलकर एक थर्ड वेव बनाएंगे जो कि मेरे पास है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और अगर इस y के फॉर्मूले को हम लिखना चाहें तो y का जो फॉर्मूला होगा ये क्या आएगा बच्चों? इट इज समथिंग a नेट। देन आगे क्या लिखोगे आप? साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस phi1 प्लस थीटा। हमने ये अज्यूम किया है कि हमारा phi2 जो है वो क्या है? phi1 से बड़ा है। ठीक है? तो हमारे पास इस तरीके के फॉर्मूले आएंगे। ये कोई नया काम हमने किया नहीं बेटा। मैंने आपको फेजर के बारे में बताया था ना, रूल्स रट लो, पूरी फिजिक्स में 4 से 5 जगह काम आती हैं। रूल क्या करना है? रट लेना है। क्या है रूल हमारा? फर्स्ट कन्वर्ट ऑल द फंक्शंस इन साइन फॉर्म। पहला काम क्या करो? सबको साइन फॉर्म में चेंज करो। कंपेयर द फेज एंगल्स,
दोनों के फेज एंगल को कंपेयर करो और डेल्टा फाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, जिसका फेज एंगल छोटा है उसको बेस मान लो, उसके एम्पलीट्यूड को बेस मान लो। और दूसरा जो है आपका, जो दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है, उसके एम्पलीट्यूड को कितने एंगल पे ड्रॉ कर दो? डेल्टा फाई पे। कितने पे ड्रॉ कर दो? डेल्टा फाई पे। तो पहला यहां पे मेरे पास क्या होता, ये बनाता मैं फर्स्ट A1, फिर यहां पे क्या बना था A2, और यहां जो डेल्टा फाई था वो मैंने यूं रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो तो दो वेक्टर्स डेल्टा फाई एंगल पे हैं, क्या इससे आगे का काम आपके लिए टफ है? दो वेक्टर्स अगर मुझे किसी डेल्टा फाई एंगल पे दिए हैं तो क्या मैं नेट वैल्यू नहीं निकाल सकता उसका? रिजल्टेंट नहीं निकाल सकता उसका? रिजल्टेंट यहां पे निकाल लेंगे। रिजल्टेंट क्या आएगा? क्या आएगा रिजल्टेंट? ए नेट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, और इसके ऊपर क्या लगा दिया? रूट। क्या यही आंसर होगा? तो इतना तो हम लोग सीखे हुए हैं ना। कोई मुझसे थीटा पूछे, बेटा थीटा क्या लिखोगे? इट इज tan इनवर्स। क्या होना चाहिए? जिस भी को बेस मानो, मान लो मैंने A1 को बेस मान लिया, तो क्या करोगे? A2 को तोड़ दोगे और A1 को एज इट इज छोड़ दोगे। तो यहां पे लिखेंगे A2 न्यूमरेटर में साइन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाई। ये एक बार पढ़ा है हमने, बताओ वेक्टर्स में भी पढ़ाया था ना। तो एक बार जो आपने पढ़ा बेटा बहुत जगह यूज आता है, बस इसे क्या करना है? इंटेलिजेंट वे में यूज कर लेना है ना, भटकना नहीं है, इंटेलिजेंट वे में यूज कर लेना है। अब आगे बढ़ाता हूं मैं, अगर यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो मैं आगे बढ़ाता हूं। सुपरपोजिशन का बेटा हमारे को 3 अलग अलग एप्लीकेशन पढ़ना है। पहला है इंटरफेरेंस। अगर मैं बोलूं क्लास 11th का ये जो टॉपिक है, यहां इंटरफेरेंस का इंपॉर्टेंस, तो यहां इंटरफेरेंस पे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। आपको जितने की नीड है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां जो आपका पहला पार्ट है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में हम लोगों को जानने की जरूरत है पहली कि यहां जो आई हमारी होती है ये प्रोपोर्शनल होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ए क्या है आपका? एम्पलीट्यूड है। मोस्टली इंटरफेरेंस के केस में हमारा ओमेगा क्या होता है? सेम रहता है, ओमेगा गड़बड़ नहीं होगा आपका। और इंटरफेरेंस जब हम कर रहे हैं तो यहां हम बोलते हैं कि हमारी, ऐसे मैंने जो सीक्वेंस लिखा है ना, मुझे सीक्वेंस उल्टा कर देना चाहिए। मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो बेटा बस। ये मैं ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं यहां पे इंटरफेरेंस की बात करूंगा ना, इंटरफेरेंस हमेशा होता है कोहेरेंट सोर्सेस के बीच में। और अगर सोर्सेस कोहेरेंट हैं तो वैसे केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उनकी सेम होगी। और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो ओमेगा को लेने की नीड है क्या? नहीं है। वहां पे आप आई को कंपेयर करने के लिए सीधे सीधे क्या ले सकते हो? ए स्क्वायर के बारे में बात कर सकते हो। तो यहां पे हमारे पास 2 तरह के इंटरफेरेंस की बात होगी। पहला होगा हमारा जिसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहोगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे आपको ज्यादा इंटेंसिटी मिलने वाली है। दोनों 2 वेव्स हैं, दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी की जस्ट डबल इंटेंसिटी आप यहाँ पे पा जाओगे। ऐसे हर जगह नहीं, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो मैंने डबल बोल दिया, दोनों के सम का डबल बोला, अदरवाइज वैल्यूज अलग आ सकती हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2, और इन दोनों का क्या करना है? होल स्क्वायर। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। और अगर यहीं पे दूसरा इंटरफेरेंस है जिसे आप क्या कहते हो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हो। तो अगर हमें कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करनी है तो वहां पे आपको क्या लिखना होगा? I इज इक्वल टू रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2, और इस दोनों का क्या करोगे? होल स्क्वायर। क्या ये बातें क्लियर हो गई बच्चों? क्लियर है ये? तो इंटरफेरेंस तक मैंने आपको बता दिया बेटा। यहां से आगे 2 और इसके बहुत ही प्यारे एप्लीकेशन है। एक है आपका स्टैंडिंग वेव और दूसरा है आपका बीट्स। तो हम लोग स्टैंडिंग वेव और बीट्स को जो है इन दोनों को देखना अब शुरू करते हैं। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब हुआ बेटा कुछ ऐसे वेव जिनका फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो, और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस हो वो हमेशा कांस्टेंट रहे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव की। स्टैंडिंग वेव में हम लोगों को एक छोटा सा इक्वेशन पहले जान लेना चाहिए। इक्वेशन में यहां पे लिख रहा हूं स्टैंडिंग वेव का, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, है ना। अब ऐसा इक्वेशन जरूरी नहीं है कि यही हो बेटा, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल, है ना। हम ऐसे जगह पर करते क्या है, दो सोर्सेज लेते हैं, दोनों के कारण अपोजिट डायरेक्शन में वेव को प्रोपोगेट कराते हैं, एम्पलीट्यूड उनका सेम होता है, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होती है। तो ऐसे केस में जब वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं तो हमारे स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होते हैं। स्टैंडिंग वेव को अगर मैं सिंपल इस इक्वेशन से बताना चाहूं तो आप देखकर बता सकते हो कि यहां पे एम्पलीट्यूड जो है ये वेरिएबल है। ये क्या है हमारे पास, यहां पे हमारे पास वेरिएबल एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड वेरी किसके साथ कर रहा है, पोजीशन के साथ। जैसे जैसे हम पोजीशन बदलते हैं वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी हमारा बदलता रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टैंडिंग वेव है। मैंने प्रॉपर्टीज बताई, पहली क्या बोली, दो वेव्स हैं, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों जब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे तो वैसे केस में जो वेव फॉर्म होगा उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप स्टैंडिंग वेव बोलोगे। जनरली हम क्या करते हैं, हम एक इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का, सेम वेव के इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाले वेव को एक दूसरे के साथ क्या कराते हैं, एक तरीके से सुपर इंपोज कराते हैं, जिससे हमें स्टैंडिंग वेव को फॉर्म करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। अब ध्यान से आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं यहां पे कुछ पोजीशंस आपको दिखाना चाह रहा हूं। मान लो कि ये जो है ना एक स्ट्रिंग है मेरे पास और इसमें एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुआ है, तो हमारा कुछ स्टैंडिंग वेव जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसमें ये जितने भी हमारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं ना, ये ऑसिलेट करेंगे कुछ इन डायरेक्शंस में। और आप ध्यान से देखो, यहां जितने भी पार्टिकल्स हैं बेटा, क्या इन सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। यहां देखो, यहां अगर मैं बोलूं तो एम्पलीट्यूड 0 है ना। ऐसे पॉइंट को आप यहां पे नोड के नाम से जानोगे। यहां भी ऐसा पॉइंट क्या कहलाएगा, नोड के नाम से जाना जाएगा। ये जो थर्ड पॉइंट यहां भी दिख रहा है, ये भी क्या है हमारे पास, एक नोड है। और जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है ना, कहीं कहीं पे है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहां पे है ना। तो इनको आप क्या बोलोगे, दीज आर एक्चुअली नोन एज एंटी नोड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट क्या हो गया, एंटी नोड। और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मींस जहां पे एनर्जी आप ट्रैप कर ले रहे हो, एक तरीके से एनर्जी प्रोपोगेट कहां करने दी है, इन्हीं के बीच में पकड़ के रख लिए ना। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में आपने एनर्जी को पकड़ के रखा है, वो क्या कहलाएंगे, नोड कहलाएंगे, ठीक है ना। और जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगी वो क्या कहलाएगी, वो हमारी एंटी नोड कहलाएगी। डन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, अगर मैं इस पूरी रोप की लेंथ को L मानता तो इन दोनों के बीच की लेंथ ऐसे L/2 होती। और यहां अगर मैं देखूं तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, क्या λ/2 हो गया। तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, λ/2 के बराबर होता है। और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू λ/4, है ना। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि नोड नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, Δx कितना है, इट इज इक्वल टू λ/2। एंटी नोड के बीच का कितना है, इट इज λ/2। और अगर कोई पूछे नोड और एंटी नोड के बीच का कितना है, तो ये कितना है, λ/4। क्या यहां से Δ5 भी निकाल सकते हो, Δ5 इज 2π/λ मल्टीप्लाइड बाई Δx होता है क्या। हम अगर यहां पे ये फॉर्मूले को पुट कर दें, व्हाट वी विल गेट एज अ रिजल्ट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, क्या यहाँ पे Δ5 की वैल्यू पाई आ जाएगी, यहां भी क्या पाई आ जाएगी, और यहां पे अगर इसी को करोगे तो क्या आएगा, आपके पास π/2 आएगा। डन है। देखो यहाँ एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड, λ/2 क्यों होगा बालक, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है ना, ये λ/4 ये λ/4, दोनों मिला के कितना हो गया, λ/2। डन।
चलो फिर, तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है बेटा, तो इसके दो एप्लीकेशंस हैं जो हमें जानने हैं। एक अभी आपके सामने स्ट्रिंग का तो मैंने दिखाया भी, दूसरे हैं ऑर्गन पाइप्स। तो हम लोग यहां से अब पढ़ना शुरू करते हैं बेटा उन दोनों को। किनको किनको पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं अब सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को, एंड देन पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गन पाइप्स को। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग वाले केस को हम लोग सोनोमीटर के नाम से जानते हैं, और सोनोमीटर के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखा जाए, सोनोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज बच्चों बोर्ड पे देखो। मान लो बेटा मैं यहां पे एक ऐसा कंडीशन ले रहा हूं जहां क्या है, हमारा सिंपल सा एक नोड फॉर्म हुआ है इस साइड में और दूसरा नोड यहां फॉर्म्ड है। ये हमारा वेव है। इसके बीच की जो लेंथ है ये मुझे दी गई है एल के बराबर, और इन दोनों नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको हम जान रहे हैं लैम्डा बाई टू भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा को क्या आप यहां से लैम्डा बाई टू को आराम से एल लिख सकते थे। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या 2l के बराबर हो जाती। और अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को देखें तो क्या हम उसका फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं? यहां साउंड नहीं है ना, लेकिन यहां क्या है, स्ट्रिंग है। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग भी हम जानते हैं क्या, इट इज रूट टी बाई न्यू, होता है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा एंड इट इज इक्वल टू रूट अंडर टी डिवाइडेड बाई न्यू, होगा ना। यहां से बताओ तो बेटा, अगर मुझे f की वैल्यू लिखनी हो तो f को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 बाई लैम्डा जो कि 1 बाई 2l है, देन आगे रूट अंडर टी बाई न्यू। क्या कोई दिक्कत है बच्चों? इसको हम लोग एफ नॉट कहते हैं। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ना। आप सोच के देखो, दोनों कॉर्नर्स पे नोड बन गया, इससे बेसिक तो कोई वेव यहां पे जनरेट हो ही नहीं सकता था। तो इसके केस में जो आंसर आया, इसको आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के नाम से जानोगे। क्या नाम दोगे इसे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहां से आगे आते हैं। इससे आगे जो है कुछ टर्म्स हमें पढ़ने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और आप इसे नाम देते हो सेकेंड हार्मोनिक। क्या नाम देते हो इसे? सेकेंड हार्मोनिक। प्लीज बेटा बोर्ड पे एक बार देख लो, रिक्वेस्ट है मेरा। वैसे केस में होगा क्या, हमारे पास मान लो कि ये वेव दिया हुआ है, इस बार एक बीच में भी नोड प्रोड्यूस हो गया है। ये देखो बीच में एक नोड बन गया ना, बन गया क्या। तो अब अगर मैं इस पूरी लेंथ L की बात करूं तो L में क्या पूरा का पूरा लैम्डा एकोमोडेटेड है। तो जब हम इसका ध्यान रखते हैं, जब हमारे दो बिल्कुल कॉर्नर्स वाले नोड्स के बीच में एक नोड और इन बिटवीन बन जाता है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 से। और इसे आप क्या लिखोगे, 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L रूट अंडर टी बाई न्यू। आप चाहो तो जैसे अभी मैंने फर्स्ट निकाला था ना, आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे सिंस 1 लिखा हुआ है, एक एंटी नोड एक नोड इनके बीच में बना है एडिशनल, इसलिए आप इसे क्या बोलते हो, फर्स्ट ओवरटोन कहते हो। और देखो यहां पे, क्या इसे आप 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट कह सकते थे। तो ये जो है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना गुना है, 2 गुना है। दैट्स वाई ये क्या कहलाता है, सेकेंड हार्मोनिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है क्या। तो सेकेंड हार्मोनिक कहां से आया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितना गुना वो क्या हो गया, हार्मोनिक। और ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, दो नोड्स के बीच में और जितने नोड्स आप डालते जाओ उतना ओवरटोन। डन है बिल्कुल। जनरलाइज करना चाहो, एफ एन लिखना चाहो तो क्या लिखते, इट इज इक्वल टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2l मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर टी बाई न्यू। इसको क्या हम nth ओवरटोन कह सकते थे, से यस और नो। और हार्मोनिक कौन सा है बेटा, n प्लस 1th हार्मोनिक है। डन है। आगे बढ़ाऊं मैं, यहां से फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज बेटा अगर मुझे क्लास एक्सटेंड करनी पड़ी, मैं करके खत्म करके इस टॉपिक को छोड़ूंगा। मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा जूलॉजी वाले सर से, अगर 2-4 मिनट की दिक्कत हुई तो। आपका ब्रेक आज का गया, ब्रेक नहीं मिलने वाला। हम लोग आते हैं बेटा अब यहां से कहा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है क्या, बांसुरी जानते हो ना, बांसुरी बजाई है कभी, बजाई है।
आप उसे ऑर्गन पाइप जैसा ट्रीट कर सकते हो, है ना। चाहो तो ऐसे पूरा एग्जैक्टली वो नहीं है, आप उससे समझने की कोशिश करो। एक पाइप है जिसका एक साइड क्या है, क्लोज्ड है, दूसरा साइड ओपन है, तो क्या हो गया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और अगर दोनों साइड ओपन होता तो क्या होता, ओपन ऑर्गन पाइप। क्लियर है। तो एक साइड से क्लोज तो क्लोज्ड, दोनों साइड से ओपन तो ओपन। क्लियर है। अब होता क्या है बेटा, हमेशा ऑर्गन पाइप्स के केस में ऐसा देखा गया है कि हम जब कभी भी ऑर्गन पाइप्स को डिस्कस करेंगे तो वैसे केस में उनके क्लोज्ड एंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला नोड फॉर्म होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का नोड फॉर्म होता है। तो यहां पे इसका नोड फॉर्म हो गया और दूसरे साइड क्या हो गया, एंटी नोड फॉर्म हो गया। ये नोड है, सॉरी ये नोड है और ये क्या है बेटा, हमारे पास हमारा एंटी नोड है ना। यहीं पे अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में बोलता ना तो पहला इक्वेशन याद करो जो आज क्लास में सबसे पहले लिखाया था। अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन में तो प्रेशर का इक्वेशन कॉस में। तो यहाँ पे अगर आप कॉस में इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे आपको प्रेशर का एंटी नोड दिखाई देगा और यहाँ पे क्या दिखेगा बेटा, प्रेशर का नोड दिखाई देगा। क्लियर है ना ये पॉइंट। तो हमेशा यहाँ ऐसे डिस्प्लेसमेंट का नोड और यहाँ क्या है, एंटी नोड है। प्रेशर में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। प्रेशर का नोड मतलब जीरो प्रेशर, जहां जीरो प्रेशर होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। और प्रेशर का एंटी नोड मतलब मैक्सिमम प्रेशर, जहां मैक्सिमम प्रेशर होगा वहां मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ या ना, इसी को ध्यान में रख के आप याद रख सकते हो। अब एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो लेंथ है वो एल है और ऐसे हम मैथमेटिकली जानते हैं ये लैम्डा बाई 4 के बराबर होती है। तो यहां से लैम्डा को आप क्या लिख लोगे, 4l। सो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, इट इज v डिवाइडेड बाई 4l। क्या आगे से याद रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो। L में कंफ्यूजन हो तो इसको L क्लोज्ड लिख देना, LC लिख देना कि जिससे नाम में कभी कंफ्यूजन ना हो। LC मतलब क्लोज्ड लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं। यहां से ही हम बात करते हैं अब इसके फर्स्ट ओवरटोन की, फर्स्ट ओवरटोन। और यहीं पे हम लोग लिखते हैं इसको थर्ड हार्मोनिक। क्या नाम देते हैं इसको यहाँ पे, थर्ड हार्मोनिक। क्यों, मैं अभी समझाता हूं। अब अगर इसी पाइप की बात सोचो बेटा, तो यहां पे अगर एक बीच में आपका और नोड फॉर्म हो जाता तो क्या आप इस पूरी लेंथ को आप L बोलते और ये L क्या 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर होता। से यस और नो। आवाज नहीं आ रही पीछे से। लैम्डा को क्या 4l बाई 3 लिखते हैं। तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, F1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई 4l। आप बताओ हार्मोनिक कौन सा हो गया, हार्मोनिक कौन सा हो गया। ये कितना गुना है हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, 3 गुना। दैट्स वाई आप इसको क्या बोल रहे हो, आप इसको थर्ड हार्मोनिक बोल रहे हो। और फर्स्ट के बाद देखो सीधे थर्ड आया है, मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बहुत बढ़िया साउंड आपको नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है, उसके पास इवन हार्मोनिक्स है ही नहीं। डन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में अगर हम बात करें तो इसके ओपन एंड्स पे अभी तो जस्ट डिस्कस किया था ना हमने, हमेशा ओपन एंड पे क्या बनता है, एंटी नोड। तो बीच में क्या बनाना पड़ेगा, एक नोड बनाना पड़ेगा। क्या बीच में एक नोड बनाओगे क्या, ये हमारा प्रेशर का क्या होगा, नोड। यहां पे भी होगा प्रेशर का नोड और बीच में बना देते हैं प्रेशर का एंटी नोड। डन है। अगर मैं इस लेंथ को L अज्यूम करूं तो क्या एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती है। तो ये दिखा दिखा सा लग रहा है क्या, अभी स्ट्रिंग वाले केस में ऐसा ही कुछ आया था। तो वहां जो भी हमने रिजल्ट्स देखे थे, क्या वो रिजल्ट्स एज इट इज यहां पे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात करूं, फर्स्ट ओवरटोन, या जिसे आप बोल सकते हो क्या, सेकेंड हार्मोनिक। तो इसके फॉर्मूले में अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V डिवाइडेड बाई 2L और हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ F0। डन है बच्चों, कुछ तो बोल दो हाँ ना, क्लियर है ना यहां तक। अब यहां से आगे बढ़ते हैं।
अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग सीखना शुरू करते हैं। हाँ बेटा, नहीं है, मैंने बोला बेटा जितना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको हार्मोनिक बोलोगे। जैसे यहाँ एफ नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, तो ये कौन सा हार्मोनिक है, सेकेंड। अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, थर्ड। 5 मल्टीप्लाई होता तो फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितना मल्टीपल है, हाँ बेटा बोलो, वो होता है ओवरटोन। अगर एक नोड है तो क्या हुआ, फर्स्ट ओवरटोन। एडिशनल एक और है, यहां पे आप एंटी नोड देख रहे हो, तो यहां पे आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि एक आध एंटी नोड और बीच में बन गया क्या, तो हम देखेंगे यहां पे एक एंटी नोड और बीच में बन गया है, यहां एक एडिशनल एंटी नोड है, दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट ओवरटोन। डन है। ये तो एंटी नोड था ही ना बेटा, ये एंटी नोड था ही, बीच में क्या बना, एक ये एडिशनल बना, तो इसके कारण ये क्या बन गया, फर्स्ट ओवरटोन। डन। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे आते हैं बेटा। यहां से अब इसके एक छोटे से सवाल को देख लेते हैं। सवाल तो पूरा पढ़ने की नीड है, जल्दी से पढ़ लो आप, उसके बाद मैं इसे समझा देता हूं हाउ टू अप्रोच। देखो अगर कभी भी आपको कोई भी सवाल दिया जाए जहां पे 5-6 आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई हैं और पूछा जाता है कि यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, तो मेरा मानना है बहुत सिंपल सा काम आप किया करो। HCF का नाम सुना है, सुना है, HCF निकालो आंसर आ जाएगा। अब ये क्यों आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज क्या हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल है। तो उसका अगर आप मल्टीपल ही निकालना चाह रहे हो तो जो सबसे इजी फैक्टर उसका निकल कर आने वाला है, क्या वो फैक्टर ही आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यहां पे भी हम वही काम करेंगे। तो इस 315 और 420 का अगर आप करते हो तो क्या आपके पास सीधे सीधे 105 आ जाएगा। देखो इसको अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 बार 105 में मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों वैल्यूज मिलेंगी। 105 इंटू 3 315, 105 इंटू 4 420। आप आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, सीधे HCF निकालना है और आंसर टिक कर देना है। क्लियर है सभी को, ट्रिक समझ में आ गया, नहीं आया, ट्रिक समझ आ गया। तो इस ट्रिक को यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है इसको देख लेते हैं। द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स, इसको बेटा आज जो है ना मैं अब थोड़ा आगे पढ़ाना चाहता हूं, तो इसको मैं अभी होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, है ना। मैं यहां से अब आपको आगे की ओर लेकर आता हूं, सीधे सीधे नेक्स्ट पार्ट पे, जहां अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बीट्स को। किसको पढ़ने जा रहे हैं, बीट्स। बीट्स से आपके सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। बीट्स के बिना ऐसा है कि सवाल मतलब पेपर जो है हर बार एक्सपेक्टेड होता है कि बीट्स से एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं होता क्या है। बीट्स एक्चुअली बेटा आपका वेरिएबल एम्पलीट्यूड वाला साउंड है, और वो वेरिएबल एम्पलीट्यूड वाला जो साउंड है जहां पे टाइम के साथ हमारा वो वेरिएबल एम्पलीट्यूड हमें देखने को मिलता है। आप देखोगे आपका जो एम्पलीट्यूड चेंज करेगा वहां पे वो टाइम के साथ करेगा। आपने सायरन सुना है, आवाज जो है वो बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर क्या होती है, घट के फिर से इनिशियल पे आती है, फिर से बढ़ के हाईएस्ट तक जाती है, फिर लोएस्ट तक आती है, होता है ना। एक साइकिल मेंटेन करता है वो, आवाज बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, साइकिल मेंटेन होता है, टाइम के साथ मेंटेन होता है ना। तो ऐसे फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, बीट्स के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूस कब होता है, जब दो बिल्कुल आसपास वाली फ्रीक्वेंसी वाली दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करती हैं। मान लो एक वेव थी F1 फ्रीक्वेंसी की, दूसरी थी F2 फ्रीक्वेंसी की, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज किया, तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, वहां पे जो हमें साउंड मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बीट्स के नाम से जानेंगे। अब आगे आते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते क्या है, हम यहाँ कैलकुलेट क्या करते हैं। तो वी जनरली कैलकुलेट द बीट फ्रीक्वेंसी। हम किसकी बात करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। हम बात करते हैं बीट पीरियड की। इसका मतलब क्या है,
एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच का जो टाइम गैप हुआ, हम उसको एक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है, ये कितनी निकल कर आती है, इसे आप b से रिप्रेजेंट करते हो और इसकी वैल्यू निकल कर आती है f1 माइनस f2 का मॉड। आप b से किसे लिखते हो यहां पे बेटा, b इज बीट फ्रीक्वेंसी, और f1 माइनस f2 क्या बता रहा है, दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस f1 और f2 का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास हमेशा दो इंफॉर्मेशन होती हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 1, जो आपके पास इंफॉर्मेशन 1 होता है, इससे आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन नंबर 1 से आपके पास 2 रिजल्ट्स आती हैं। क्या आती हैं बेटा, 2 रिजल्ट्स आती हैं। सोचो मैंने बोला कि 400 की फ्रीक्वेंसी है हमारे एक ट्यूनिंग फॉर्क की, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क उससे 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन, दो आंसर्स आ गई ना। 400 से 4 ज्यादा भी हो सकता है, 400 से 4 कम भी हो सकता है। तो हमारे पास पहला जो इंफॉर्मेशन होगा उससे कितने रिजल्ट्स आएंगे, 2 रिजल्ट्स आएंगे, एक करेक्ट होगा एक इनकरेक्ट होगा। तब हम यहां पे तुरंत इंफॉर्मेशन नंबर 2 यूज करेंगे। यहां से आप क्या करोगे, एक को आप रिजेक्ट करोगे और दूसरे को क्या करोगे बेटा, दूसरे को आप सेलेक्ट करोगे, है ना। तो ये बेसिक है जो कि हर जगह पे ये फॉलो होता है। मैं अभी क्वेश्चंस में लगा के भी दिखाता हूं, तो घबराना नहीं है। मैं बात करता हूं यहां पे जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले उनकी। बीट्स के क्वेश्चन आपके 3 तरीके के आ सकते हैं। पहला आ सकता है बेटा ट्यूनिंग फॉर्क का, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है किसका, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रिंग से रिलेटेड, और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका टेम्परेचर चेंजेस से रिलेटेड, है ना। ये 3 तरह के वेरिएशंस की बात आपसे की जाती है। ट्यूनिंग फॉर्क में बहुत इजी है, बोलते हैं वैक्सिंग कर दी, वेनिंग कर दी, घस के पतला कर दिया, वैक्स डाल के क्या कर दिया, हेवी बना दिया, यही होता है ना। हेवी बनाते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब हम वैक्सिंग करते हैं तो वैक्सिंग के केस में क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी जो होगी ये कम हो जाएगी। और दूसरा होता है वेनिंग, जहां पे आप अभी जिसको आप बोल रहे हो थिनिंग करना, तो थिन कर दे रहे हो, वैसे केस में क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। देन आते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग के केस में बेटा हम फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं, हम लिखते हैं 1/2L रूट अंडर टी बाई न्यू होता है। अब बताओ तो फ्रीक्वेंसी क्या रूट अंडर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हाँ या ना। अगर ये ये टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर टेंशन घटाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी के बारे में 2 बातें कर सकते हैं। अगर हम टेंशन बढ़ा रहे हैं, टी बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी है, टी घटा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटनी है। डन है। नेक्स्ट आते हैं बेटा टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर का डिस्कशन आएगा हमारे साउंड वेव के केस में। साउंड वेव के केस में जब हम साउंड के प्रोपोगेशन की बात करेंगे, उसकी वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या हमारे पास रूट अंडर गामा आर टी बाई एम था। आप देखो फिर से, क्या साउंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और फ्रीक्वेंसी भी क्या वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां भी बोलेंगे टेम्परेचर के बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, टेम्परेचर के घटाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो यही 3 वेरिएशंस आपके पास आ सकते हैं बेटा, चौथा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, है ना। आपको बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, आपको बोल सकते हैं टेंशन बढ़ाई टेंशन घटाई, हाँ ये बोल सकते हैं लेंथ बढ़ाई लेंथ घटाई, तो कोई बात नहीं, लेंथ तो डायरेक्ट हमारे इस फॉर्मूला का पार्ट है ही, है ना। और आपको बोल सकते हैं हमने ट्यूनिंग फॉर्क को थिक किया, वैक्सिंग की उसकी, या थिन किया, उसको हल्का सा क्या किया, रब कर दिया, है ना। तो यही वेराइटी आएगी, और इसमें पहले की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एक क्वेश्चन से। हमें बोला गया है कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क है हमारे पास, फॉर्क 1 और फॉर्क 2, इन दोनों को हमने क्या किया है, एक साथ साउंड किया है। तो हमें बीट्स कितनी मिली है बेटा, हमें मिली है 4 बीट्स पर सेकेंड। नाउ सम टेप इज अटैच्ड ऑन द prong ऑफ फोर्क नंबर 2। आपने क्या किया, 2 पे थोड़ा सा क्या लगा दिया, टेप लगा दिया। टेप लगाया तो क्या चेंज हुआ होगा,
क्या वैक्सिंग हो गई उसकी? इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी, ऐसा कह सकते हो? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। तो देखो अब मैं यूज करता हूं, सबसे पहले F1 लिखता हूं। F1 आगे दिया भी है क्या, पढ़ के देखते हैं। When the tuning fork are sounded again 6 beats per second are heard if the frequency of fork 1 is 200 hertz। पहले की कितनी थी बेटा? 200 hertz थी। आप बताओ, इससे दो आंसर्स आ सकते थे ना? पहले इंफॉर्मेशन के हेल्प से कितने आंसर्स? दो। F2 की वैल्यू कितनी? 196। या क्या लिखोगे? या लिखोगे 204। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल मेरा, अब मैंने क्या किया, इस पे थोड़ा सा टेप लगा दिया, तो फ्रीक्वेंसी कम होनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी कम करें तो हमारा काम अच्छे से चलेगा? तो यहां पहले बीट्स थी 4, बाद में कितनी हो गई? 6। मतलब कितने का फर्क है? मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी बदली होगी एक तरीके से, ऐसा मान सकते हो। टेप लगाने पे 2 से बदल गया होगा, 2 से क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा, है ना? तो नई जो हमारी F2 डैश आनी चाहिए, है ना, वो कितनी आनी चाहिए थी यहाँ पे? 194 हर्ट्ज। और यहां से कितनी आनी चाहिए थी बेटा? इट इज इक्वल टू 202 हर्ट्ज। दोनों को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे चेक करके देखो तो अब नई बीट्स कितनी आ रही हैं? 6 हर्ट्ज। यहां से देखो तो बेटा कितनी आ रही हैं? यहां से कितनी आ रही हैं? 2 हर्ट्ज। कौन सा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 2 या 6? 6। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? कौन सा आंसर करेक्ट है? फर्स्ट वाला। ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर, और दूसरा वाला क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट आंसर। मैं दोबारा से अप्रोच आपको बता रहा हूं। पहले क्या हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज किया, 2 आंसर्स आए। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन यूज किया, क्या हुआ? एक आंसर रिजेक्ट हुआ, दूसरा क्या हुआ? सेलेक्ट हुआ। क्या यही हमने फंडामेंटल आज सेट किया था अभी? क्या आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा? क्या आंसर आया बेटा? बी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। डन है? तो सीख लिया अगर हमने ये कॉन्सेप्ट, तो फिर कभी परेशान नहीं होंगे। मैंने एक सिंपल सा आपके सामने चार्ट बना दिया, आप भी इसी तरीके से बनाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, ऐसे तो ये छोटा सा सवाल है, यहाँ पे डॉपलर्स और बीट्स दोनों लगी हुई हैं, तो मैं हल्का सा आपको पहले डॉपलर का फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आपको इस सवाल को कराऊंगा, जिससे ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे डॉपलर भी लग रहा है और बीट्स भी लग रहा है, तो इन दोनों को कैसे इन्वॉल्व किया गया है ये सीखने की कोशिश करेंगे। फिर पहले मैं थोड़ा डॉपलर का फॉर्मूला बताता हूँ। डॉपलर्स इफेक्ट में हम पढ़ते क्या है? तो डॉपलर्स इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं अगर हमारे पास एक सोर्स हो, हमारे पास क्या हो? एक सोर्स हो, और हमारे पास एक ऑब्जर्वर हो। ये मान लो क्या है, हमारे पास एक ऑब्जर्वर है। तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर क्या करते हैं, कुछ रिलेटिव मोशन करते हैं, तो वैसे केस में सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई फ्रीक्वेंसी हमारे ऑब्जर्वर को नहीं सुनाई देती, वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनता है ना? तो जो फ्रीक्वेंसी वो सुनता है उसे हम कहते हैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और अपैरेंट फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और वो अलग क्यों होती हैं? क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर है क्या ये पॉइंट? अब हम इसे फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं बेटा, ये है एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी माइनस प्लस वी एस। इससे हमें क्या मिलता है बेटा? इससे हमें मिल जाती है हमारी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास हमारी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है, और यहां पे आप क्या लिख रहे हो बेटा? दिस वन इज आर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है? अब थोड़ा सा सुन लो मुझे। न्यूमरेटर को बड़ा करेंगे तो क्वांटिटी बड़ी होगी ना। मान लो मुझे एक्स वाई वाई एक क्वांटिटी दी गई है, न्यूमरेटर बड़ा करूंगा तो क्वांटिटी बड़ी होगी, डिनोमिनेटर छोटा करूंगा तब भी क्वांटिटी बड़ी होगी।
मतलब अगर डिनोमिनेटर को हम छोटा करेंगे तो क्वांटिटी बड़ी होगी। इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी एडिशनल आई है उसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो बढ़ाने के लिए माइनस साइन के साथ यूज करोगे और घटाने के लिए किससे यूज करोगे, प्लस साइन के साथ। और न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वहां से अगर आप अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ाने के लिए प्लस साइन यूज करोगे और घटाने के लिए किसे यूज करोगे, माइनस साइन यूज करोगे। ये एक ट्रिक होता है बेटा याद करने का। और दूसरा सबसे इजी ट्रिक क्या होता है और जो इसके साथ ऐड होना चाहिए वो ये होता है कि हम इंटेंसिटी से इसको रिलेट करके देखें। ऐसे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। बस ये फॉर्मूले को यूज करने का तरीका है जिससे हम आसानी से उसे यूज कर पाए। हम लाउड स्पीकर के पास जाते हैं तो क्या हमें जो आवाज सुनाई देती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। तो हम ऐसा दिमाग में सेट करके रखेंगे कि हम जब सोर्स के पास मूव करेंगे, ऑब्जर्वर जब सोर्स के पास मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ऑब्जर्वर जब सोर्स से दूर जाएगा तो वैसे केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसका उल्टा भी है, हॉर्न मारते हुए कोई आपके पास आ गया तो क्या आपको लगता है कि यार निकल जा जल्दी से, है ना, क्यों परेशान कर रखा है, होता है ऐसा, है ना, क्योंकि तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है, होती है। फिर मैं बोलूंगा ये है इंटेंसिटी, बट हम याद रखने के लिए, यूज करने के लिए कैसे दिमाग में रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी वैसे केस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सोर्स पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सोर्स आगे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट जाएगी। ध्यान रहेगी ये बात। अब बताओ मुझे, अगर ये दोनों के दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये सोर्स है ये ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मुझे क्या लिखनी चाहिए थी, मैं लिखता है यहां पे एफ नॉट। ऊपर क्या मैं v प्लस वी नॉट लिख सकता हूं, नीचे क्या मैं v माइनस वी एस लिख सकता हूं। ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स, ऊपर ऑब्जर्वर के लिए नीचे सोर्स के लिए, ओ पहले एस बाद में, अल्फाबेट में यही है ना, ओ पहले एस बाद में, ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स, ये बात याद रखना, ठीक है। ये लिखने का तरीका समझ आया। ऊपर न्यूमरेटर बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, प्लस करके। नीचे वाली क्वांटिटी से भी बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, वीएस माइनस करके। डन है। दोनों दूर जा रहे होते तो क्या करते, ऊपर माइनस नीचे प्लस, एक पास आ रहा होता दूसरा दूर जा रहा होता तो अकॉर्डिंगली यहां से चेक कर लेते कौन पास आ रहा है और कौन दूर जा रहा है। डन है। हमें कभी भी डॉपलर्स इफेक्ट ऐसा हो कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो डॉपलर्स इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है इसे नहीं देखने का। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो वैसे केस में आपको डॉपलर्स इफेक्ट दिखाई नहीं देता। और जब कभी भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की बात करते हैं। ऐसा है कि ऑब्जर्वर ऐसे भाग रहा है और सोर्स और ऑब्जर्वर को हम यूं ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी नजर में अभी अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूमने लग गया तो इसको जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसमें कोई फर्क नहीं आना, क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं है। तो ये सब बातें हमें दिमाग में रखनी होगी कि हमेशा वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। और दूसरा, इन दोनों के बीच की अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो डॉपलर्स इफेक्ट दिखाई, सुनाई, दिखाई तो देना ही नहीं है, सुनाई यहाँ पे नहीं देगा। क्लियर है। चलो तो अब इस सवाल को एक कर लेते हैं बेटा जल्दी से। यहां पे एक ऑब्जर्वर बैठा है ना, यहां एक ऑब्जर्वर बैठा है, सोर्स उसकी तरफ आ रहा है और देखो दूसरे केस में सोर्स क्या है, उससे दूर जा रहा है। मुझे बताना है कि इन दोनों सोर्सेज S1 और S2 ने अगर एफ फ्रीक्वेंसी ही प्रोड्यूस की है तो दोनों के कारण जो ये पर्सन सुन रहा है, इसने जो साउंड सुना होगा उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा, है ना। कैसे निकालोगे, अगर मैं यहाँ पे F1 निकालूं तो उसे क्या FV, आगे बताओ बेटा, सोर्स मूव कर रहा है ना, ऊपर कुछ करने की जरूरत है नहीं, सोर्स पास आ रहा है तो क्या मैं इसे V माइनस VS कर दूं, VS के जगह पे U लिखा है इन्होंने तो U मान लेता हूं, कोई दिक्कत है। दूसरे केस में F2, क्या सोर्स दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है तो प्लस साइन यूज कर लूं। अब बताओ F1 माइनस F2 क्या आप लिख सकते हो, FV को कॉमन ले लिया, ये हो गया V प्लस U
माइनस वी प्लस यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सॉल्व कर लेना बच्चों और आंसर कोट कर देना, 2f(uv) डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? सी। समझ में आ रहा है? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बेटा, उसको मैं यहां पे दूर करता हूं। मान लो कि रेलगाड़ी आ रही है, मैं यहां खड़ा हूं, रेलगाड़ी मेरी तरफ आई और मुझे क्रॉस करके आगे चली गई। ठीक है, मैंने साउंड सुनी, फ्रीक्वेंसी और उसके आने के डिस्टेंस में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइप आना चाहिए क्या? आंसर है नहीं। ग्राफ कैसा आएगा? यहां वेलोसिटी लिखी है ना हमने, डिस्टेंस तो मैंने फिर आपको क्या बोला था, सिर्फ समझने के लिए है, ट्रिक यूज करने के लिए है। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो जब रेलगाड़ी हमारी तरफ आनी शुरू हो गई, एक वेलोसिटी से आ रही थी, तो जहां से वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वहां से मेरे तक आने तक हर समय एक बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई देगी, और वो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा फिक्स्ड वैल्यू का। हमसे किसी ने पूछा कि इसके सोर्स और इस ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस कितना है? नहीं पूछा ना, आ रहा है बस, इससे मतलब है कि नहीं? वो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समय जो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलनी है वो f1 ही मिलनी है। जब ये दूर जा रहा है तो हर जगह मुझे जो मिलनी है वो कितनी मिलनी है? f2 ही मिलनी है, कोई चेंज उसमें नहीं आने वाला है ना। तो हम यहाँ पे बढ़ती हुई मानेंगे, बढ़ी हुई मानेंगे, और यहाँ क्या मानेंगे? घटी हुई मानेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे और दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे, और बीच में कहीं पे हमारा f0 होगा। क्या ये क्लियर है? तो हम बिल्कुल स्लैंटिंग नहीं बनाना है, क्या बनाना है? स्ट्रेट लाइन बनाना है। क्यों बनाना है, समझ आ गया? चलो, तो मुझे लगता है कि अब आज की क्लास के लिए मैंने इनफ पॉइंट्स दे दिए। कौन सा आंसर है इसका? ए। आगे बढ़ जाते हैं। इसका एक बस आंसर बता दो, छुट्टी कर देते हैं फिर। इसका आंसर बता दो। ए। सब लोगों को ए दिख रहा है? कैसे ए होता है बेटा और कहां ए होता है, बस इतना बता देने दो। देखो, जनरली क्या होता है कि यहां पे अगर हमारा मान लो ऑब्जर्वर है या सोर्स है, यहां ऐसे इन्होंने ऑब्जर्वर बिठाया है और यहां सोर्स है, तो दिमाग में यह आता है कि जब ये यहां पहुंचेगा तो क्या होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी रिसीव, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, और यहां जब पहुंचेगा तो क्या होगी? मिनिमम होगी। बट ऐसा है कि इन दोनों पे f0 ही मिलता है। यहां पे अगर कोई मुझसे f' पूछे ना तो ये f0 ही होगा, और यहां भी f' पूछे तो क्या होगा? ये f0 ही होगा। ये ज्यादा और कम मिलेगा कहां पे? जब हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, जब हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है? इससे दूर भागने वाली, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है? इसके पास आने वाली। तो इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम मिलने वाला है, और यहां जब होगा तो क्या मिलने वाला है? मिनिमम मिलने वाला है। और फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये एक छोटा सा पॉइंट और था, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहीं पे बेटा डॉपलर इफेक्ट को भी हम लोग फिनिश करते हैं, और आज की क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। सो थैंक यू।